Hello, my dear students. I hope you all are doing good. I welcome all of you on WS Academy, and this is marathon series for ecology and environment. We will solve the MCQ series of ecology and environment in this video series, and I will read the question and the four options. If you know the answer, you write it in the comment section or the live chat box. और अगर आपको पता नहीं है तो आप समझिए इन कॉन्सेप्ट्स को. तो चलिए एक एक करके कर लेते हैं. Okay. In which of the following regions of India are you most likely to come across the Great Indian Hornbill in its natural habitat? अगर आप इंडिया में घूम रहे हैं, इंडिया की डिफरेंट स्टेट्स में जा रहे हैं, आप कहाँ पे ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल को देखोगे उसके नेचुरल हैबिटेट में. दैट मीन्स इसके पूछने का मतलब ये है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल हमें नेचुरल हैबिटेट उसका कहाँ पे देखने को मिलेगा. ऑप्शंस आर सैंड डेजर्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, क्या वो राजस्थान गुजरात साइड से मिलता है. हायर हिमालयज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्या वो ऊपर पहाड़ियों पे मिलते हैं. सॉल्ट मार्शेस ऑफ वेस्टर्न गुजरात, क्या वो मार्शी लैंड गुजरात में मिलते हैं. वेस्टर्न घाट्स, या वो सदर्न इंडिया वेस्टर्न घाट में मिलता है. उसका नेचुरल हैबिटेट क्या है. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 हियर ऑन योर स्क्रीन. चूज द राइट आंसर. एंड यस, द राइट आंसर इज वेस्टर्न घाट्स. ये हमें वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलेगा. दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. Which of the following are the key features of National Ganga River Basin Authority? आपको पता है नमामि गंगा प्रोग्राम चल रहा है जिसमें क्लीनिंग गंगा पे बहुत फोकस किया जा रहा है. तो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी जो बनाई गई है, एक एस्टैब्लिश की गई है, उसके की फीचर्स क्या है, क्यों बनाई गई है. रिवर बेसिन इज द यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट. इट सुपरहीड्स द रिवर कंजर्वेशन एफर्ट्स एट द नेशनल लेवल. One of the chief minister of the states through which the Ganga flows become the chairman of the NGRBA on the rotational basis. क्या गंगा जिस स्टेट से जा रही है उसके चेयरमैन रोटेशनल बेसिस पे उसके इस नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के चेयरमैन बनते हैं. इट सुपर इज द रिवर कंजर्वेशन एफर्ट्स एट या ये नेशनल लेवल पे रिवर कंजर्वेशन एफर्ट्स करा रही है, या इसने रिवर बेसिन को यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट रखा है इस प्रोसेस में. बताइए क्या सही है नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के बारे में. ऑप्शंस आर 1 and 2 ओनली. हमें करेक्ट आंसर बोलना है. 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, 1, 2 and 3 ओनली. बताइए क्या है इसका जो आंसर है. इट इज ऑप्शन ए, 1 and 2 ओनली. ये सही है. इसने माना है कि रिवर बेसिन जो है वो यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट है. ये नेशनल लेवल पे रिवर कंजर्वेशन की एफर्ट्स के बारे में बताता है. इसका जो लेकिन चेयरमैन है ना, इसका चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. और इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं. एक तो कंसर्न्ड यूनियन मिनिस्टर्स है, यूनियन मिनिस्टर्स, एंड चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स थ्रू विच रिवर गंगा फ्लोज. ऐसे स्टेट जहाँ से रिवर गंगा जाता है उनकी चीफ मिनिस्टर्स मेंबर है इसका. ठीक है, तो इसका जो चेयरमैन है वो है प्राइम मिनिस्टर. सो और जो ये स्टेटमेंट थर्ड था ना, दिस इज नॉट करेक्ट. बाकी 1 and 2 आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स. मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. Why does the government of India promote the use of neem coated urea in agriculture? आपने देखा होगा पहले तो ग्रीन रेवोल्यूशन में हमें ये बताया गया कि हमें सॉइल को न्यूट्रिएंट्स देने हैं, फर्टिलाइजर्स देने हैं, लेकिन अब हम मूव कर रहे हैं जिस ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की ओर. हम कम से कम फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना चाहते हैं क्योंकि सॉइल पोल्यूशन हो गया, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही है. तो गवर्नमेंट ने अब क्या किया है, नीम कोटेड यूरिया एग्रीकल्चर में यूज़ करने के पे ज़्यादा जोर देते हैं. क्यों. रिलीज ऑफ नीम ऑयल इन द सॉइल इंक्रीजेज नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय द सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. क्या सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, नीम ऑयल को रिलीज करते हैं. जो नीम ऑयल रिलीज होता है उससे नाइट्रोजन फिक्सेशन ज़्यादा होती है सॉइल में. नीम कोटिंग स्लोज डाउन द रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूरिया इन द सॉइल. क्या नीम कोटिंग की वजह से जो सॉइल में यूरिया जाता है वो उसका रेट कम हो जाता है. नाइट्रस ऑक्साइड विच इज़ अ ग्रीन हाउस गैस इज नॉट एट ऑल रिलीज इन द एटमॉस्फेयर बाय द क्रॉप फील्ड्स. क्या नाइट्रस ऑक्साइड इससे रिलीज नहीं होता है. नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है और हार्मफुल माना जाता है. इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ वीडिसाइड एंड फर्टिलाइजर फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप्स. या इसलिए फोकस किया जा रहा है क्योंकि इसमें
एक तो वीडिसाइड भी है, वीड्स के लिए भी ख़त्म करने के लिए दवाई है, और फर्टिलाइज़र भी है पर्टिकुलर क्रॉप्स के लिए। क्या इसलिए हमें गवर्नमेंट जोर दे रही है इस पर? सही आंसर क्या है? गवर्नमेंट क्यों फोकस कर रही है और प्रमोट कर रही है नीम कोटेड यूरिया एग्रीकल्चर के लिए? इसका आंसर है ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। क्यों? ये गलत है यहाँ पे। नीम कोटिंग स्लोज डाउन द रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूरिया इन द सॉइल। ये धीरे धीरे यूरिया को एब्जॉर्ब करती है सॉइल में, सो दैट एक्सेस यूरिया खर्च ना हो, उतना ही यूरिया खर्च हो जितना ज़रूरत हो, और उससे क्या हो जाएगा, उतना ही केमिकल यूज हो जितना ज़रूरत होगा। राइट? ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। In the context of development in bioinformatics, the term transcriptome, sometimes seen in the news, refer to। तो अगर बायो इन्फॉर्मेटिक्स के इसमें टर्मिनोलॉजी में हम देखेंगे, ट्रांसक्रिप्टोम जो टर्म हम यूजुअली न्यूज़ में रहती है, वो हमें क्या, वो किसकी ओर रिलेट करती है? अ रेंज ऑफ एंजाइम्स यूज्ड इन जीनोम एडिटिंग, द फुल रेंज ऑफ mRNA molecules expressed by an organism, the description of the mechanism of gene expression, a mechanism of genetic mutations taking place in cells। तो ये जो टर्म है, कौन सी टर्म? ट्रांसक्रिप्टोम, ये क्या है? बताइए इसका आंसर क्या लग रहा है आपको? इसका जो सही आंसर है, इट इज द फुल रेंज ऑफ mRNA molecules expressed by an organism। ठीक है? ओके। बायो इन्फॉर्मेटिक्स हम किसको बोलते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। बायो इन्फॉर्मेटिक्स रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू द मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का हम जब इस्तेमाल करते हैं बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन को रखने के लिए, उसको हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं। और ट्रांसक्रिप्टोम एरे ऑफ mRNA मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है? ओके। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। What are the unique about the Kharai camel, a breed found in India? ठीक है? Option 1, it is capable of swimming up 3 kilometers in sea water. It survives by grazing on mangroves. It lives in the wild and cannot be domesticated। जो यूनिक क्या है इस बारे में, खराई कैमल के बारे में, जो इंडिया में ब्रीड पाई जाती है? बताइए, क्या आपने पढ़ा है कभी इसको? क्या लगता है आपको सही आंसर क्या है और क्यों है, ये भी बताइए। ठीक है? And the right answer is 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2। बताइए इसका आंसर क्या है? बेसिकली ये जो ऑप्शन 1 है, इट इज़ कैपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर्स इन सी वाटर, दैट इज़ राइट। ये स्विम कर सकता है 3 किलोमीटर तक इन सी वाटर। ठीक है? क्यों ये स्विम करता है? इन सर्च ऑफ मैंग्रोव्स, ये इसका प्राइमरी फूड है। ठीक है? और इसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है क्योंकि ये देखा गया है रिसेंट ईयर्स में ड्रास्टिकली मैंग्रोव्स जो है, ड्यू टू लॉस ऑफ मैंग्रोव्स कम हुए हैं, तो इसलिए देखा गया कि जो खराई कैमल है उसकी भी पॉपुलेशन कम हुई है। ठीक है? ये जो थर्ड है ना, ये गलत है, क्योंकि जो इस रीजन गुजरात वाले लोग हैं ना, वो इस एरिया के जो लोग हैं वो प्रेफर करते हैं ग्रेजर्स के लिए। इस पीपल कंज्यूम इट्स मिल्क। ठीक है? तो इसलिए लोग इसको प्रेफर करते हैं। सो दिस इज रॉन्ग, ऑप्शन 3 इज रॉन्ग। सो ये सही है क्या? ऑप्शन 1 and 2 इज द राइट आंसर। अब याद रखा आपने, खराई कैमल जो है ना, ये गुजरात एरिया में होता है, इसका प्राइमरी फूड मैंग्रोव होता है। राइट? और 3 किलोमीटर तक ये स्विम कर सकते हैं। सो 1 and 2 इज द, बोथ 1 and 2 इज द
राइट आंसर। और जो ये है ये ऑप्शन गलत है, इसके इस पे ध्यान नहीं दीजिए, मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी दे रही हूँ ऑप्शंस कौन सा क्यों सही है, ठीक है। रिसेंटली आवर साइंटिस्ट्स हैव डिस्कवर्ड अ न्यू एंड डिस्टिंक्ट स्पीशीज ऑफ बनाना प्लांट which attains a height of about 11 meters and has orange colored pulp of form of pulp. In which part of India has been discovered? Recently जो है नई स्पीशीज बनाना प्लांट की देखी गई इंडिया में, ठीक है, जिसका जो पल्प था अंदर से वो ऑरेंज कलर था और ये अप टू 11 मीटर जो है हाइट तक जाता था ये प्लांट। ये किस पार्ट में, इंडिया के किस पार्ट में डिस्कवर किया गया? ये जो बनाना प्लांट है ये पाया गया अंडमान आइलैंड्स में। यहाँ पे ऑप्शन है अंडमान आइलैंड्स, अनामलाई फॉरेस्ट, मकाला हिल्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये पाया गया कहाँ पे? अंडमान आइलैंड्स में। और जो नया जो प्लांट है इसका नया स्पीशीज है मूसा इंड एंडामेनेंसिस, इसको नाम रखा गया, ठीक है। ये बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट जो है उनकी टीम ने ये जो है उनको ये मिला था। Okay, moving to another question. With reference to an initiative called the Economics of Ecosystems and Biodiversity TEEB, which of the following statements are correct? ठीक है, इसके लिए में से कौन से करेक्ट? इट्स एन इनिशिएटिव होस्टेड बाय NEP, IMF एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्या इन तीन ऑर्गेनाइजेशंस ने इस टीब वाले इनिशिएटिव को लॉन्च किया है? UNEP, IMF और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। इट्स अ ग्लोबल इनिशिएटिव दैट फोकसेस ऑन ड्राइंग अटेंशन टू द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या ये ग्लोबल इनिशिएटिव है जो हमें फोकस करा रहा है कि बायोडाइवर्सिटी के बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या है? इट प्रेजेंट्स एन अप्रोच दैट कैन हेल्प डिसीजन मेकर्स रिकॉग्नाइज, डेमोन्स्ट्रेट एंड कैप्चर द वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। क्या ये एक ऐसा अप्रोच हमें दिखाता है जो हमें डिसीजन मेकर्स को हेल्प कराता है कि आप वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी देख लीजिए? तो क्या लगता है आपको सही आंसर क्या है इसका? इसके जो ऑप्शंस है 1 and 2 ओनली, 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 2 3। बेसिकली ऑप्शन इसमें जो ऑप्शन सही है वो है 2 and 3 ओनली। क्यों? जो ऑप्शन फर्स्ट है ना वो गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि इसमें आप मुझे बताइए IMF और वर्ल्ड बैंक का कुछ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का तो इसमें काम नहीं होगा, UNEP का फिर भी देख सकते थे, तो दिस इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। बाकी दो ऑप्शन सही है। बेसिकली इसको लॉन्च किया था इसको जर्मनी और यूरोपियन कमीशन ने लॉन्च किया था, ठीक है, 2007 में जर्मनी और यूरोपियन कमीशन ने। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू रेड सैंडर्स, आपने देखा होगा यूजुअली रेड सैंडर्स होते हैं हमारी न्यूज़ में, और sometimes seen the news. Consider the following statements. It's a tree species found in part of South India. It's one of the most important trees in the ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द साउथ इंडिया। तो क्या ये साउथ इंडिया में होता है और या क्या ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है? बताइए क्या सही है। देखिए अगर हम स्टेटमेंट 1 की बात करेंगे ना, स्टेटमेंट 1 जो है, स्टेटमेंट 1 सही है। इट इज़ ट्री स्पीशीज फाउंड इन अ पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। ये साउथ इंडिया में पाया जाता है रेड सैंडर्स, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, ईस्टर्न घाट्स में। लेकिन ये ज़्यादातर सही ग्रो होता है, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ग्रो नहीं होता है, ये ग्रो होता है ड्राई, हिली, रॉकी ग्राउंड में, ये ज़्यादा सुटेबल रहता है। सो ऑप्शन 2 इज़ रॉन्ग एंड ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ओके। Which of the following statements are correct? Proper design and effective implementation of UNREDD plus program can significantly contribute protection of biodiversity, resilience of forest ecosystem, property reduction। तो बताइए इसमें क्या सही है को क्या गलत? तो इनमें जो है प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी REDD प्लस का बिल्कुल है ऑब्जेक्टिव, रेजिलेंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम बिल्कुल है। यहाँ पे ये तीसरा जो ऑप्शन है ना, सॉरी, ये पुअर्टी रिडक्शन होगा, पुअर्टी रिडक्शन भी है। तीनों स्टेटमेंट सही है। बेसिकली REDD प्लस जो है ना, जो UN का एक प्रोग्राम है, ये चाहता है कि हम ग्रीन हाउस गैसेस के नेट एमिशन को कम करें, हम फॉरेस्ट मैनेजमेंट को अच्छे से निभाएं, सो दैट कि जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है ना ये कंजर्व हो, सॉइल इरोजन भी ना हो, पुअर्टी भी खत्म हो जाए, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 1 2 3 इज द राइट आंसर। A sandy and saline area is a natural habitat of an Indian animal species
the animal has no predators in that area but its existence is threatened due to the destruction of its habitat. तो ये एक जगह का बताया गया है, एक एनिमल स्पीशीज आपको बोलनी है कौन सी है कि एक इसमें बताया गया है कि एक सैंडी एंड सैलाइन एरिया इसका नेचुरल हैबिटेट है, एक इंडियन एनिमल स्पीशीज की एक नेचुरल हैबिटेट क्या है, सैंडी एंड सैलाइन एरिया. अब सुन के ही पता चलता है कि सैंडी एरिया हमारे वेस्टर्न साइड में आता है, सैलाइन भी उसी साइड में आता है. द एनिमल हैज़ नो प्रीडेटर्स इन दैट एरिया. एनिमल को बड़े बड़े खाने वाले जानवर उसमें नहीं है. फिर उसको क्या हो जाता है, फिर इसकी पॉपुलेशन कम कैसे हो जाती है, इसकी पॉपुलेशन हो जाती है कम क्योंकि इसका जो हैबिटेट है ना उसको डिस्ट्रक्ट किया गया है. तो आप मुझे बताइए कौन सा एनिमल स्पीशीज है, बताइए कौन सा एनिमल स्पीशीज होगा. ऑप्शंस आर इंडियन वाइल्ड बफेलो, इंडियन वाइल्ड आस, इंडियन वाइल्ड बोर, इंडियन गैजल. बताइए. देखो जब आप सैंडी और सैलाइन सुनते हो ना, सैंडी और सैलाइन दोनों कहाँ पे होगा, गुजरात में होगा, है ना. तो इसका जो राइट आंसर है ना इंडियन वाइल्ड आस, ये गुजरात में होता है और इसको हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से इसकी पॉपुलेशन कम हो गई है. ठीक है, ओके. मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. Biodiversity forms the basis for human existence in the following ways. तो इंसानों के लिए जिंदा रहने के लिए उनकी एग्जिस्टेंस के लिए बायोडाइवर्सिटी कैसी बेस बनी है. सॉइल फॉर्मेशन, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स. तो इनमें से क्या सही है. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी ह्यूमंस की एग्जिस्टेंस के लिए क्यों ज़रूरी है, बताइए. इन ऑप्शंस को पढ़ के बताइए क्यों ज़रूरी है. एंड यस द राइट आंसर इज ये ऑल द 4 ऑप्शंस आर करेक्ट. क्योंकि आप मुझे बताएं अगर हमारे पास सॉइल फॉर्मेशन नहीं होगी ह्यूमंस क्या करेंगे, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन अगर नहीं होगा, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट नहीं होगा, पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स नहीं हो, ये सारे इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम के लिए भी और ह्यूमंस की एग्जिस्टेंस के लिए भी. सो 1, 2, 3 and 4 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइट फॉर इन सिटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा. इन सिटू और एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या होती है पहले आपको ये पता होना. इन सिटू कंजर्वेशन मतलब होता है ऑन साइट कंजर्वेशन. इन सिटू मतलब होता है ऑन साइट कंजर्वेशन, मतलब अगर आप किसी भी एनिमल को बचाना चाहते हैं नेचुरल हैबिटेट में बचाते हो. ठीक है. और इनमें से जो है इन सिटू कंजर्वेशन साइट कौन सी सही नहीं है. बायोस्फीयर रिजर्व, बॉटनिकल गार्डन, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. अब मुझे बताओ बायोस्फीयर रिजर्व जो है सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो इंडिया में एस्टैब्लिश किया वो कौन सा है, शाबाश, मैंने आपको पढ़ा है नीलगिरी, है ना, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. ये बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट में होता है ये बायोस्फीयर रिजर्व. इन वहाँ पे जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको कंजर्व किया जाता है नेचुरल हैबिटेट में. अगर नेशनल पार्क की बात करेंगे इंडिया में, आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए इंडिया में कितनी नेशनल पार्क्स है, वो भी एक नेचुरल वे है, ये है इन सिटू मेथड है. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इन सिटू मेथड है. एक्स सिटू मेथड होता है दूसरा, एक्स सिटू मेथड. एक्स सिटू मेथड का मतलब होता है कंजर्व करना लेकिन आउटसाइड दियर नेचुरल हैबिटेट. तो एक्स सिटू में आता है ऑप्शन जू आएगा, कैप्टिव ब्रीडिंग आएगी ऑप्शन, एक्वेरियम आता है, बॉटनिकल गार्डन आता है, सीड बैंक आएगा, जीन बैंक आएगा. सो बॉटनिकल गार्डन इज द राइट आंसर. बॉटनिकल गार्डन जो तरीका है कंजर्व करने का, प्रोटेक्ट करने का, दैट इज एक्स सिटू. वो आउटसाइड द नेचुरल एनवायरनमेंट होता है. जीन बैंक होता है, जू होता है, सीड बैंक होता है. बाकी जो होते हैं ये नेचुरल एनवायरनमेंट्स पे कंजर्व किए जाते हैं, ये इंस्टीट्यूट मेथड्स होते हैं. ठीक है, यहाँ तक सही है. ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. 2004 tsunami made people realize that mangroves can serve as a reliable safety hedge against coastal calamities. How do mangroves function as a safety hedge? आपको पता है सुनामी आई थी इंडियन ओशन में 2004 में और बहुत खतरनाक सुनामी आई थी. उससे लोगों को रियलाइज हुआ कि मैंग्रोव्स बहुत ज़रूरी है. ठीक है. तो मैंग्रोव्स कैसे ज़रूरी है कोस्टल एरियाज़ को बचाने के लिए और सुनामी से बचने के लिए, बताइए कैसे ज़रूरी है वो. तो आप यहाँ पे बताइए पहला ऑप्शन, द मैंग्रोव स्वैम्प सेपरेट द ह्यूमन सेटलमेंट फ्रॉम द सी बाय अ वाइड जोन इन विच पीपल नीदर लिव नॉर वेंचर आउट. द मैंग्रोव्स प्रोवाइड बोथ फूड एंड मेडिसिन्स विच पीपल आर इन नीड ऑफ आफ्टर द नेचुरल डिजास्टर. द मैंग्रोव ट्रीज आर टॉल विद डेंस कैनोपीज
and serve as an excellent shelter during a cyclone or tsunami. The mango trees do not get uprooted by storms and tides because of their extensive roots. बताइए आपको क्या सही है? मैंग्रोव फूड एंड मेडिसिन लोगों को कैसे प्रोवाइड करेंगी? ठीक है, ये सेपरेट भी नहीं करती है इन जोन्स में. बेसिकली ऑप्शन जो है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. मैंगो ट्रीज जो होती है ना, वो स्टार्म से उनको कुछ नहीं होता, वह अपरूट नहीं हो जाती है, वो उनके रूट से बाहर नहीं निकल के आ जाती है, बल्कि वो स्टार्म्स के आगे थम जाती है और स्टार्म्स को आगे नहीं बढ़ने देती है. तो ये लोगों को सेफ रखती हैं. तो इससे पता चलता है जो मैंग्रोव्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं, रिक्रिएशन के फ़ायदे हैं, रिक्रिएशन में काम आते हैं, और बहुत सारे नेचुरल मैंग्रोव्स एक्ट एज अ नेचुरल हैबिटेट. अभी हमने खराई कैमल का देखा, ठीक है, और हमारे इकोसिस्टम को जो है रिजिनुएट भी करते हैं, कोस्टल एरियाज़ को ब्यूटीफाई भी करते हैं, कोस्टल एरियाज़ को स्टॉर्म से बचाते भी हैं, सुनामी से बचाते हैं. बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके. ठीक है, सो आई थिंक दिस इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे. डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी. एंड यस, ऑप्शन डी इज हियर राइट आंसर. तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये कैसा लगा आज का सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट किया है, नया MCQs फॉर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट. ये थोड़ी सी आपको लगा होगा जो वन लाइनर्स होते हैं ना, जो मैं आपको कराती थी अभी तक, मैंने उससे थोड़ा हट के लाया था, जिसमें स्टेटमेंट्स होंगे. इससे क्या हो जाएगा आपको, इसके साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा. ठीक है, आप देखोगे रिपीट हो जाएंगे ये जो है क्वेश्चंस, एक कॉन्सेप्ट्स भी रिपीट हो जाएंगे, सो दैट कि आपको कॉन्सेप्ट्स अब पूरी तरह से याद रहेंगे जब ये बार बार रिपीट हो जाएंगे. एंड यस, आई एम ट्राइंग टू गिव यू एक्सप्लेनेशन विद ऑल योर दिस सोल्यूशंस, सो दैट कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा. लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. आई विश यू ऑल द बेस्ट. टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.